Hello guys, today we will discuss about the coagulation of blood and limbs. आज के टॉपिक में पहला टॉपिक है coagulation of blood और coagulation blood. coagulation of blood क्या होता है? तो ब्लड के अंदर एक पावर होती है कि जब कभी भी हमें चोट लगती है कोई या कोई इंजरी होती है तो ब्लड उस एरिया से रेगुलर नहीं बहता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया और ब्लड का बहना बंद हो गया। तो ब्लड की ये पावर कहलाती है कोगुलेशन। तो ब्लड हैज पावर ऑफ कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू द इंजरी और ट्रॉमा। तो चोट लगने के थोड़ी देर बाद जो ब्लीडिंग बंद हो जाती है वो पावर कहलाती है कोगुलेशन या क्लॉटिंग। बेसिकली 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इन क्लॉटिंग और यहाँ पर सारे 13 फैक्टर्स के हमने नाम लिख रखे हैं और नाम इसलिए लिख रखे हैं, बेसिकली आपके 12th के एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, लेकिन कई बार ये पूछा गया कि क्रिसमस फैक्टर कौन सा फैक्टर है या फिर स्टेबल फैक्टर कौन सा फैक्टर है, तो वो याद करने के पर्पज से हमने ये 13 फैक्टर्स के नाम आपको लिख रखे हैं। और यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज़ कि जो भी नंबर इनका लिखा जाता है ये रोमन नंबर में लिखा जाता है, रोमन नंबर में, और इनका सीक्वेंस जो होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स है। जैसे हम बोलें कि थर्ड फैक्टर, तो थर्ड फैक्टर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन ही होगा, इसको हम उठा के चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सीक्वेंस वाइज ही इनको याद रखना होता है। तो सबसे पहले तो हम ऑल 13 फैक्टर्स के नाम देखते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज फाइब्रिनोजन, सेकंड फैक्टर इज प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड फैक्टर इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ फैक्टर इज कैल्शियम, फिफ्थ फैक्टर इज लेवाइल फैक्टर और इसको हम प्रो एक्सिलरेटिन भी बोलते हैं, प्रो एक्सिलरेटिन भी बोलते हैं। और जो सिक्स फैक्टर होता है ये एक्सिलरेटिन बोलते हैं और इसको प्रेजेंटली एलिमिनेट कर दिया गया है। हम सिक्स फैक्टर को क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल अब नहीं मानते हैं। सेवंथ फैक्टर जो होता है ये प्रो कन्वर्टिन होता है और इसी को हम स्टेबल फैक्टर भी बोलते हैं, स्टेबल फैक्टर। एट्थ फैक्टर जो है ये एंटी हीमोफिलिक ए फैक्टर होता है, एंटी हीमोफिलिक ए फैक्टर। नाइन्थ फैक्टर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट या पीटीसी बोलते हैं इसको, और इसी को हम क्रिसमस फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर के नाम पर ये काफी पूछा गया है, क्रिसमस फैक्टर, या इसी को एंटी हीमोफिलिक बी फैक्टर बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक बी फैक्टर। 10th फैक्टर इज स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11th फैक्टर इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA, 12th फैक्टर इज हैगमैन फैक्टर या ग्लास फैक्टर या कॉन्टैक्ट फैक्टर, एंड 13th फैक्टर इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये ऑल 13 फैक्टर्स हैं, सीक्वेंस वाइज इनको याद रखना है और कभी भी लिखेंगे नंबर इनका तो रोमन नंबर में लिखेंगे। थोड़ा सा क्रिटिकल होता है ये याद रखना कि कौन सा फैक्टर किस नंबर पे आता है, तो उसके लिए एक छोटा सा आइडिया है जिसको आप इजीली याद कर सकते हैं। उनके फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग इनके फर्स्ट लेटर को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो लंबी चढ़ाई की कोशिश करता है। एंड स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, रास्ते में जो क्रिसमस का पेड़ आता है उसके बाद जो स्लोप होता है उस स्लोप से सम पीपल हैव फॉलन, कुछ लोग गिर जाते हैं। तो इसको याद रखना थोड़ा आसान होता है और इसके पहले लेटर के बेस पर हम इनको याद रख सकते हैं। जैसे एफ से फूलिश है, एफ से फाइब्रिनोजन है, पी से पीपल, पी से प्रोथ्रोम्बिन, टी से ट्राई, टी से टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, सी क्लाइंबिंग, सी कैल्शियम, लॉन्ग एल लेवाइल एल, एंड ए एक्सिलरेटिन
ए। स्लोप्स, तो ये स्टेबल फैक्टर, जो नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं को हमने निमोनिक्स में यूज किया है। आफ्टर, तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्रिसमस, तो यहाँ पर क्रिसमस फैक्टर। सम का एस, स्टुअर्ट का एस। पीपल का पी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, इसका भी पी। हैगमैन फैक्टर का एच और हैगमैन एच। फॉलिन एफ, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर में। तो इसको याद रख के हम इनके सीक्वेंस को याद रख सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है इसकी वजह से। और कॉमनली जो जो लेटर इसमें है उसी लेटर वाले नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर दो नाम हैं, प्रोकन्वर्टिन और स्टेबल फैक्टर। तो इसमें स्टेबल फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर एस वर्ड के निमोनिक्स बनाए। तो ये 13 फैक्टर हैं, याद कर सकते हैं, अच्छी बात है। अदरवाइज धीरे धीरे इनको पढ़ना शुरू करिए, बार बार रिवीजन होगा तो कुछ ना कुछ याद रह ही जाता है। इसमें कैल्शियम फैक्टर, लेवाइल फैक्टर और छठवां तो अब एलिमिनेटेड हो गया, तो ये नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर स्टेबल फैक्टर, यहाँ पर एंटी हीमोफिलिक ए फैक्टर और एंटी हीमोफिलिक बी फैक्टर, ये दोनों के नाम से पूछा गया है। लेकिन क्रिसमस फैक्टर 9th होता है, ये तो कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है पहले। तो ये स्टुअर्ट पावर फैक्टर भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। बार बार पढ़ेंगे इसको तो उतने में ही याद हो जाता है। अब हम आते हैं क्लॉटिंग की प्रोसीजर पर। हाँ, क्लॉटिंग की जो प्रोसीजर है तो 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग में, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो कुछ ही रिएक्शंस पढ़नी है। और रिएक्शंस में बाकी रिएक्शंस जो होती हैं इनको इंट्रिंसिक रिएक्शन और एक्सट्रिंसिक रिएक्शन, मतलब बॉडी के बाहर होने वाली रिएक्शन और बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इंट्रिंसिक रिएक्शन, एक्सट्रिंसिक रिएक्शन, हालांकि इनमें कई सारी रिएक्शंस होती हैं लेकिन इनको हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। इन इंट्रिंसिक रिएक्शन और एक्सट्रिंसिक रिएक्शन से क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज का फॉर्मेशन होता है, और ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और जो थ्रोम्बिन बनता है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन फाइब्रिल्स में कन्वर्ट कर देता है। और जो मान लीजिए इंजरी वाला पोर्शन है तो फाइब्रिन फाइब्रिल्स क्या करेंगे, इसके ऊपर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेंगे, और इस नेटवर्क में डेड ब्लड सेल्स भर जाती हैं और ये क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यहाँ पर जब ये क्लॉट सिकुड़ता है तो एक ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड बाहर निकलता है जिसको हम बोलते हैं सीरम। तो अगर सीरम की बात करें तो सीरम क्या है, प्लाज्मा है जिसमें ब्लड सेल्स निकल चुकी हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स निकल चुके हैं। तो ब्लड सेल्स निकलने के बाद क्या बना, प्लाज्मा, और उस प्लाज्मा से भी हम क्लॉटिंग फैक्टर्स सारे यूज हो गए। क्लॉटिंग फैक्टर्स को उसमें से हमने निकाल लिया, तो बचा हुआ हिस्सा जो इससे बाहर निकल रहा है वो है सीरम। तो सीरम को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर अलग करने के बाद सीरम निकलता है। सबने देखा होगा सीरम, जब कभी चोट लगती है तो जब क्लॉट बन जाता है तो क्लॉट बनने के बाद उसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड टाइप का जो निकलता है वो कहलाता है सीरम। तो सीरम क्या है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। यहाँ पर जो ये रिएक्शंस हो रही हैं, डिफरेंट रिएक्शंस, ये एक के बाद एक हो रही हैं। ठीक, इंट्रिंसिक रिएक्शंस यहाँ से चल के आएंगी, एक्सट्रिंसिक रिएक्शन यहाँ से चल के आएंगी, और ये सब एक के बाद एक सीरीज वाइज मैनर में हो रहे हैं। लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होती है। जैसे थ्रोम्बोकाइनेज बना तभी प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन बनेगा तभी फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। तो ये एक कैसे बन रहा है, इस तरह की सीढ़ी जैसी रिएक्शंस हो रही हैं, सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। और ऐसी रिएक्शन जो एक के बाद एक लिंक्ड होती हैं इनको हम बोलते हैं कैस्केड रिएक्शंस। कैस्केड रिएक्शंस मतलब सीढ़ी नुमा रिएक्शंस है, एक बनेगा तभी दूसरा रिएक्शन होगा, दूसरा तीसरी रिएक्शन को चालू कराएगा, इस तरह से फर्दर रिएक्शंस चलती रहेंगी।
तो इनकी रिएक्शंस कैसी होती हैं? कैस्केड रिएक्शंस। एट द साइट ऑफ इंजरी जो डार्क रेडिश ब्राउन कलर का क्लॉट बनता है उसको हम बोलते हैं स्कम। स्कम, तो स्कम क्या है? जहाँ पर चोट लगती है तो उस जगह पर काले रेडिश ब्राउन कलर का जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम बोलते हैं स्कम। दैट इज स्कम। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। इम्पॉर्टेंट बातें जितनी थी वो आपको याद रखनी है और अब कुछ आसान भी हो जाएगा इस तरह से याद रखने में। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लिम्फ। छोटा सा टॉपिक है लिम्फ का, और लिम्फ ब्लड का ही पार्ट होता है। ब्लड का ही पार्ट होता है जो डिफरेंट मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। आपको कल बताया था, हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि लिम्फ एसोसिएटेड है होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो लिम्फ अगर हम देखें तो हर एक टिश्यू, मान लीजिए ये एक टिश्यू है, टिश्यू में सेल्स होंगे और मैट्रिक्स होंगे। ये सेल्स हैं टिश्यू के अंदर की, और इन सेल्स के बीच में क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स भरा हुआ है। तो हर एक टिश्यू में यही स्ट्रक्चर होता है, सेल्स होती हैं और मैट्रिक्स होता है। ये सेल्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, और इन सेल्स के इन टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स आती हैं जो कैपिलरीज में डिवाइड होके फिर रीयूनाइट होके इन टिश्यू से बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये टिश्यू है इसको हम सेल्स को अलग करके बनाएं, थोड़ा सा और क्लियर समझ में आएगा स्ट्रक्चर, कि ये कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, कैपिलरीज रीयूनाइट हो गई, और रीयूनाइट होने के बाद इन्होंने फिर वेन्स का फॉर्मेशन कर लिया। तो कैपिलरीज की जो वॉल होती है ये इंडोथीलियम की लाइनिंग की बनी होती है, मतलब पतली पतली सी स्क्वामस टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। और कैपिलरीज की सेल्स के बीच में इंडोथीलियम की जो सेल्स हैं ये माइन्यूट पोर्स होते हैं, और इन माइन्यूट पोर्स से क्या होता है? प्लाज्मा बाहर निकलता है। लेकिन इस प्लाज्मा में या ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब सेल्स नहीं होंगी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होंगे, और लार्जर प्रोटीन नहीं होंगी, लार्जर प्रोटीन्स नहीं होंगी, क्योंकि बहुत बारीक पोर्स होते हैं तो इनसे लार्जर प्रोटीन्स बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन स्मॉलर प्रोटीन्स इनसे एल्ब्यूमिन टाइप की बाहर निकल जाती हैं। लेकिन प्लाज्मा के साथ डिजॉल्व सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ऑक्सीजन का गैसेस जो हैं वो इनसे बाहर आ जाएंगी और टिश्यू में ये चली जाएंगी। तो ये जो ब्लड से हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स और लार्जर प्रोटीन्स को हटा लिया, तो ये बचा हुआ हिस्सा जो है यही कहलाता है लिम्फ। लिम्फ ये बाद में कहलाएगा, पहले कहलाएगा टिश्यू फ्लूइड। जो मैट्रिक्स होता है ये टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। तो टिश्यू फ्लूइड का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं, और टिश्यू फ्लूइड जो कैपिलरी से बाहर निकला उसमें ऑक्सीजन होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, तो इनको सेल्स यूज कर लेंगे। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को सेल यूज कर लेंगे। यूज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल वापस इस टिश्यू फ्लूइड में छोड़ देंगे। अब यहाँ से जो ये लिक्विड निकलता आ रहा है अगर इसी जगह पर भरा रहेगा तो क्या होगा? ये टिश्यू का साइज बड़ा होता रहेगा, फूलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर एक टिश्यू में लिम्फेटिक सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सेसिव फ्लूइड को यहाँ से बाहर निकालता रहता है। एक्सेसिव फ्लूइड में क्या होगा? यही टिश्यू फ्लूइड होगा जिसमें से ऑक्सीजन चली गई, न्यूट्रिएंट्स चले गए, मतलब यूजफुल सब्सटेंसेस यूज कर लिए सेल में, हार्मफुल सब्सटेंस इसके साथ रह गए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल इसके साथ रह गए। तो ऐसा टिश्यू फ्लूइड जिसमें हार्मफुल मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करेंगे? एक ब्लाइंड कैपिलरीज यहाँ पर टिश्यू के अंदर होती है। यहाँ पर कैपिलरीज दूसरी कैपिलरीज से जुड़ जाती थी, लेकिन ये ब्लाइंड होती है, और ब्लाइंड कैपिलरीज से जैसे ये फ्लूइड बाहर निकला था वैसे ही ये फ्लूइड अंदर चला जाएगा। लेकिन इस
अंदर जाने वाले फ्लूइड में क्या है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वेस्ट मटेरियल है। तो ये लिक्विड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल है, लिम्फ कैपिलरी से जाएंगे और आगे जाके लिम्फ वेसल में पहुंच जाएंगे। कैपिलरीज मिलकर आपस में लिम्फ वेसल्स बनाती हैं और इस लिम्फ वेसल के अंदर जो फ्लूइड आया, इस फ्लूइड को अब हम एक नया नाम देंगे लिम्फ। क्यों, टिश्यू फ्लूइड से ये अलग है। टिश्यू फ्लूइड्स में मिनरल्स थे, ऑक्सीजन थी, न्यूट्रिएंट्स थे, इसमें ये सब नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वेस्ट मटेरियल है, तो इसको अलग नाम दे देते हैं लिम्फ। और ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू जाएगा और बाद में वेन्स में जाके मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से ये आगे जाएगा, आगे जाने के बाद ये वेन्स से मिल जाएगा। पास वाली वेन से नहीं मिलता है, दूर जाके लिम्फेटिक ये सबक्लेवियन वेन्स वगैरह में मिलता है। तो वो अनदर थिंग है, बस यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये फ्लूइड वापस कहाँ पर आ गया, वेन में आ गया। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। वेसल्स का जो ये सिस्टम है, इसमें लिम्फ कैपिलरीज हैं, लिम्फ वेसल्स हैं। इसके अलावा लिम्फ वेसल्स के अलावा यहाँ पर बीच बीच में लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। अब ये लिम्फ नोड क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, जो ब्लड के अंदर हमने बताया जहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट्स अंदर ही रह जाते हैं, और यहाँ पर हमने लिखा है मोस्टली फॉर्म्ड एलिमेंट्स अंदर ले जाते हैं। तो मोस्टली रह जाते हैं, सब नहीं रह जाते हैं। कुछ WBC डायापेडेसिस के थ्रू इससे बाहर आ जाते हैं। एक नया टर्म आया है डायापेडेसिस। इस डायापेडेसिस की प्रोसेस क्या होती है, ये मान लीजिए कैपिलरीज के माइन्यूट पोर हैं। WBC का साइज इन पोर से काफ़ी बड़ा होता है। ये WBC इससे बाहर कैसे निकलेगी, बाहर निकलने के लिए ये पहले अमीबाइड शेप होती है, एक स्यूडोपोडिया बाहर टाइप का बाहर निकालेगी, फिर अपने फ्लूइड को बाहर की ओर इकट्ठा करेगी। बाहर की ओर इकट्ठा करेगी तो अंदर छोटा सा पोर्शन बचेगा, बाहर इस तरह से और एट लास्ट ये इससे निकल के बाहर आ जाएगी। तो अमीबाइड सेल्स होती हैं WBC, तो ये लिम्फोसाइट्स या WBC निकल के बाहर आती हैं और ये एक हटके प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये बाहर निकलती है, इसको हम बोलते हैं डायापेडेसिस। तो डायापेडेसिस के थ्रू जो WBC यहाँ पर आई हैं, वो WBC इनके अंदर चली जाएंगी और इनका मैचुरेशन फर्दर होगा लिम्फ नोड्स में, और मैचुरेशन के बाद ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और लास्ट इसमें होता है लिम्फेटिक ऑर्गन, जो स्प्रिंग टाइप का है, स्प्रिंग होता है। तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स फर्दर इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। और इसके